डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। पहला चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। इसमें कूलम्ब्स लॉ फिर उसके एप्लीकेशन और प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के लिए यहां पे दो चार्ज बॉडी Q1 Q2 लिया, दोनों का साइज लिखा। एक का साइज R1 है, दूसरे का साइज R2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने R यूज किया है, और दोनों के बीच जो लाइन ज्वाइन है उसको हमने फोर्स F से रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पर यदि हम इस दोनों के साइज को R के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें, इसका R1 इसका R2 साइज है और ये R है, इसका मतलब R मच लार्जर देन R1, R मच लार्जर देन R2। इसका मतलब इसका साइज पॉइंट साइज हो जाएगा, इसलिए Q1 को पॉइंट साइज और Q2 को भी पॉइंट साइज लिखते हैं। इसलिए यहां पर कैपिटल Q1 को हमने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल Q2 को स्मॉल q2 से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R मच लार्जर देन है, और जो फोर्स एग्जर्ट होगा along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इसी के along। यदि आपको फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लिखना है तो इसी के along होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना है तो इसी के along लिखेंगे आप। जो दो चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के along हमको लिखना है। तो यहां पर कूलम्ब्स क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them। तो इसी को मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हमने क्या कहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज को हमेशा मॉडुलस के फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है, इसलिए फोर्स जब भी लिखे तो मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे। अब यहां पर ये जो K हम लोगों ने यूज किया कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इस K का वैल्यू क्या होगा? अब K पर आ जाए तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। यह डिपेंड करेगा कि आपने दो चार्जेस को कहां प्लेस किया, एयर में, वैक्यूम में, मीडियम में, कहां प्लेस किया। इसका मतलब यहां पर नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, और दूसरा क्या यूनिट यूज कर रहे हैं। तो दो तरह का हम लोग यूनिट यूज करते हैं, MKS और CGS। तो जब हम MKS में यूज करेंगे तो यहां पर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखेंगे, और CGS में K का वैल्यू 1 लिखेंगे। इसका मतलब यहां पर आपको बेसिकली यह समझना है कि यहां पर जितने भी पैरामीटर है, फोर्स है, तो वो न्यूटन में होगा। Q1 और Q2 है तो ये कूलम में हो जाएगा। ये R जो है यूज करेंगे वो मीटर में यूज करेंगे। इसकी बात कर लें तो फोर्स हम लोग डाइन में लिखेंगे। ठीक, Q1 Q2 को हम लोग अभी जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट CGS स्टार्ट कूलम, एब कूलम, और यहां पर डिस्टेंस हम लोग सेंटीमीटर। तो यहां पर K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करेगा, और दूसरा नेचर ऑफ द मीडियम, इस पर डिपेंड करेगा K का वैल्यू। अब इस फोर्स को हम लोग डिफरेंट मीडियम में लिखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस में आ जाए। तो फ्री स्पेस के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट F0 यूज करेंगे।
तो यहां पर k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ये जो सिंबल है, ये सिंबल सी लिखते हैं, इसके बीच में लाइन है, इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। सॉरी, एप्सिलॉन। EPSILON। और यहां पर जीरो या ओ कहते हैं, जो भी कह सकते हैं, सब्सक्रिप्ट है, उसको हम लोग नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन और नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो फोर्स हम लोगों ने जो फ्री स्पेस में लिखना है, तो यहां पर k की जगह पर हम लोग ये यूज करेंगे। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और कहा मैग्नीट्यूड मॉडुलस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये यहां पर k का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू हम यहां पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट 8.854 10⁻⁻12। देखिए ये हमने लिखा हुआ है। इन सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग फोर्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम को 9 इंटू 10⁻9 मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर फोर्स इन वैक्यूम एक ये फॉर्मूला यूज किया, जब Q1 Q2 का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखा है, इस फॉर्म में निकालना, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तो इस फॉर्म में निकालेंगे। तो हम लोगों ने एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए फोर्स का वैल्यू देखा। अब आ जाए फोर्स को हम लोग मीडियम में कैसे लिखेंगे। तो जब मीडियम की बात होगी, मीडियम लाइक वाटर, पैराफिन, वैक्स, जो भी है इंसुलेटिंग मीडियम हो, तो उसके लिए लिखेंगे तो k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। नॉट सब्सक्रिप्ट नहीं लगाएंगे, इस विदाउट सब्सक्रिप्ट रहेगा, तो वो परमिटिविटी मीडियम। परमिटिविटी जस्ट इसके बाद बताते हैं आपको। तो यहां पर k का वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इनिशियली जो कूलम्स लॉ पढ़ा वहां पे k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा। अब यहां पर फोर्स यदि मीडियम की बात होगी, मीडियम, फ्री स्पेस वैक्यूम का तो देख लिया, तो मीडियम के लिए हम लोग FM लगा देंगे, और इस k का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स इन मीडियम हो गया, वही हमने यहां पर लिखा। अब दोनों को कंपेयर करें तो फोर्स इन वैक्यूम हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा था। अब फोर्स इन मीडियम लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब दोनों को यदि हम कंपेयर कर लें, दोनों को डिवाइड करें, तो F0 बाई FM करते हैं तो क्या होगा आप देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके डिवीजन में क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां कंपैरिजन, तो F0 बाई FM, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये दोनों परमिटिविटी हो गए। एक परमिटिविटी किसका, मीडियम का, तो ये हो गया परमिटिविटी
मीडियम का, और ये परमिटिविटी किसका हो गया? फ्री स्पेस का। तो फ्री स्पेस के लिए लिख दिया। तो एफ नॉट बाई एफ एम जब लिखेंगे तो यहां पर ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये रेशियो है, इसलिए इसका नाम रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी। तो फाइनली हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला? एक तो एफ नॉट बाई एफ एम का वैल्यू हम लोगों को एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को एप्सिलॉन आर, और इसी को हम लोग के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पर के हम लोग यूज करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग फोर्स वैक्यूम में भी निकाल सकते हैं, मीडियम में भी निकाल सकते हैं। यदि फोर्स वैक्यूम में दे रखा है तो मीडियम में निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारा रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया। मीडियम के लिए, फ्री स्पेस के लिए यही हमने लिखा, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी किसी मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करता है उस मीडियम में। क्या मतलब है? मतलब यह कहता है कि यदि मान लो आपको फोर्स वैक्यूम में दे रखा है, फोर्स इन वैक्यूम सपोज 80 न्यूटन दे रखा है, दो चार्ज है, इसको ऐसे समझ ले, एक चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये वैक्यूम या एयर, इसके बीच फोर्स जो लग रहा है F नॉट वो 80 न्यूटन है। अब मान लो इसके बीच में हमने कोई मीडियम डाल दिया, दोनों चार्ज के बीच, Q1 Q2 के बीच, और फोर्स का वैल्यू सपोज चेंज होके 1 न्यूटन दे दिया। इसका मतलब परमिटिविटी इंट्रोड्यूस हो गया। तो परमिटिविटी ने क्या किया? फोर्स के वैल्यू को अफेक्ट किया, फोर्स के वैल्यू को चेंज किया। इसलिए लिखा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन दैट मीडियम। जिस मीडियम में आप डालेंगे उस मीडियम में जो फोर्स को मेजर करेगा और उस मीडियम की जो प्रॉपर्टी होगी उसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। तो हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने जैसे पढ़ा है एफ नॉट एफ एम ये लिखा। अब यहां पर क्वेश्चन सिंपली यदि आपसे पूछा जाए या ऑप्शन दे दिया जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। और लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया हमने, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर इज 80 न्यूटन, और कहता है कि जब एयर में 80 न्यूटन है तो वाटर में क्या होगा? ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2। अब यहां पर एयर है, एयर में हम लोग F नॉट यूज करते 80 न्यूटन। अब आपने क्या किया भाई, Q1 Q2 एयर हटा दिया, अब इसके अंदर यहां पर वाटर डाल दिया। लेकिन जैसे ही वाटर डालेंगे हमने कहा कि मीडियम है, तो मीडियम में परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का भी हमने आपको बताया 80 होता है। यहां पर फोर्स F नॉट बाई एफ एम, क्या वैल्यू लिखा हमने? K लिखा है। फोर्स इन मीडियम क्या होगा? F नॉट बाई K। अब F नॉट का वैल्यू क्या है? देखो भाई 80 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 80 है। दोनों को डिवाइड करो 1 न्यूटन, इसलिए यहां पर क्या आ गया? 1 न्यूटन आ गया। इस एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाए, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2। अब दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन होगा। ठीक, रिपल्सन होगा। दो दोस्त है, दोनों खतरनाक है,
दोनों लड़ाई करने वाले हैं तो रिपल्सन, एक दूसरे को पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक। अब अट्रैक्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन हो, दोनों की दोस्ती नहीं हो जाए और दोनों के विचार मिल जाए तो अट्रैक्शन भी होगा। तो अट्रैक्शन हमें यहां रिपल्सन की बात कर लेने रखते हैं। तो यहां पर F12 लिखा, क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि यहां पर ये 2 वाले ने 1 को रिपेल किया, इधर धक्का दिया, भाई इधर जाओ। ठीक। ये Q2 वाले ने Q1 को पुश किया, इसका मतलब 1 पे फोर्स लगा, किसके द्वारा? 2 के द्वारा लगा। तो 1 पे फोर्स लगा 2 के द्वारा, यही लिखा हमने। F12 का मीनिंग किस पर लगा? अभी जस्ट हमने क्या बताया आपको? 1 पे लगा, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो पहले जिस पर लगेगा उसको, या ऑन जिस पर लगा उसको हम लोग पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा लगा उसको बाद में। अब Q1 भी खतरनाक है भाई, Q2 को भी धक्का देगा। लो, Q2 को भी धक्का दे दिया, इसका मतलब Q2 पर फोर्स लगा Q1 के द्वारा, 2 पर लगा किसके द्वारा? 1 के द्वारा। तो 2 मतलब ऑन, पहले उसको लिखेंगे। तो यहां पर F21 ऑन, और ड्यू टू 1 के द्वारा लगा, इसलिए डायरेक्शन इधर हो गया। अब हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? तो हम 1 है और 2 इधर, या आप 2 है हमें, तो हम आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब 1 से 2 के टुवर्ड्स। तो ये डिस्टेंस हो गया 1 से 2, Q1 टू Q2। ठीक। आप इमेजिन करो, आप उधर बैठे हो, आप आ जाओ मेरी तरफ, तो 2 से 1 मेरे टुवर्ड्स, तो 2 to 1, इसका डायरेक्शन ये हो गया। अब जिसका डायरेक्शन सिमिलर होगा उसको एक साथ लिखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो भाई कूलम्स लॉ जो आपने पढ़ा है वो के हम यूज कर रहे हैं, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे। ये तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर डायरेक्शन देखेंगे, F12 टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, और डिस्टेंस हमारा इधर से इधर है, तो R21। इन दोनों का डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो ये Q1 Q2। अब इसका देख लीजिए R21, और ये R21 यूनिट वेक्टर लग गया। सिमिलरली वी कैन राइट, अब देख ले कौन कौन सा है, तो इसका कलर बदल ले जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब आप देखो F21, F21 का डायरेक्शन और R12 का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे हमने लिखा, देख लो F21, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2, और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R12, ये लिख दिया। अब फिगर के अकॉर्डिंग आप देख करके डिसाइड करें और बताएं, यहां पर R12 और R21 इक्वल एंड अपोजिट। देख लो, R12 का डायरेक्शन इधर है, R21 का ये, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का पाथ लेंथ इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन। अब आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2। यहां पर स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, यदि R21 लिख दोगे तो स्क्वायर है तो निगेटिव नहीं होगा, और ये माइनस R21 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले ले तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर, और ये R21 यूनिट वेक्टर। अब ये वैल्यू देखो किसका है, ये वैल्यू इसका है, इसलिए ये माइनस F12 के इक्वल हो गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हम लोगों ने रिजल्ट यहां पर फाइनली निकाला कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21,
क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्शन और रिएक्शन पेयर को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब Q1 ने Q2 पर यदि 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तो Q2 भी Q1 के ऊपर 40 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का ये मतलब है। अब इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो ये हमने रिजल्ट फाइंड किया और फाइनली ये रिजल्ट है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब आ जाए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर Q1 Q2। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर which gives position of a particle with reference to origin of the coordinate system। हम हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लेंगे, इसलिए हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे पहले चार्ज को। पोजीशन बताना है चार्ज का, तो इसका पोजीशन वेक्टर R1। दूसरे का पोजीशन वेक्टर देख ले तो ये R2 देगा। अब अभी जस्ट पढ़ा Q2 वाला Q1 को पुश किया तो F12, फिर Q1 वाला Q2 को पुश करेगा F21, 1 से 2 की तरफ जाएंगे डिस्टेंस तो R12, फिर 2 से 1 की तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ R21। अब इसके वैल्यू को हम लोग कैसे लिखें? तो फोर्स हम लोगों ने जो पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में उसी को यूज करेंगे। तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। R यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो F वेक्टर के Q1 Q2 और डिवीजन में क्या आ गया आप देख लो। सबसे पहले यदि आप फोर्स को इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा, यूनिट वेक्टर का वैल्यू डाल दिया। अब हमें लिखना है F12, तो F12 के Q1 Q2। F12 आप चेक करो, F12 ये है तो F12 का डायरेक्शन R21 के अलोंग है, तो यहां पर हम लोग R21 लिखेंगे और ये R21 वेक्टर लिखेंगे। अब हमें R21 पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना? सपोज ये O और ये A ये B है। कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते थे आपने पढ़ा भी होगा। सपोज ए बी पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। इसका मतलब ये OB माइनस OA लिखा जाएगा। अब सपोज हम यहां पर R21 लिख रहे हैं तो R21 लिखेंगे, इसका मतलब 1 को पहले जो लास्ट में उसको पहले लिखना है तो R1 माइनस R2 लिखेंगे। तो यहां पर R21 का वैल्यू और R12 का वैल्यू हम लोग निकाले तो R21 यहां लिखा है, रिपीट कर रहे हैं R1 माइनस R2। अब मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखना है R21, ये मैग्नीट्यूड लिया तो यहां पर ये R1 माइनस R2, यहां क्यूब है तो ये क्यूब लगा देंगे। सिमिलरली यदि हमें R12 निकालना है तो लास्ट में क्या है भाई 2 है, इसलिए हम इसको R2 माइनस R1 लिख देंगे। मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखना है तो R2 माइनस R1 क्यूब लिख देंगे। क्यूब जल्दी चाहिए हमें तो अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, K Q1 Q2 और R21 क्यूब है तो ये हो गया R1 माइनस R2 क्यूब और ये R1 माइनस R2। सिमिलरली अब F21 बताएं कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहां पर F21 है तो R12 हो जाएगा तो ये R12 वेक्टर, ये K Q1 Q2 इसका वैल्यू क्या हो गया R12, इसका मतलब इसको R2 माइनस R1 क्यूब और ये R2 माइनस R1
इस तरह से हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा। ये वेक्टर को रिवाइज करने का या वेक्टर फॉर्म में या पोजीशन वेक्टर में लिखने का वे है। तो कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ये था। अब यहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, क्योंकि फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला। दो पार्टिकल लेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा फोर्स लार्जर है। तो यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन को हमने सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, बीच में डिस्टेंस आर। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे तो ये तो 9 इंटू 10 पावर 9 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये भी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और ये आर लिख देंगे। फिर इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, और यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, ये 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन इलेक्ट्रिक बाई ग्रेविटेशनल, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा। ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिवीजन में जाएंगे तो 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, ये 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 42। इसलिए हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए यूज किया है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10 टू द पावर 42 हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए लिया। अब आ जाए हम लोग प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए, वैसे ही निकाल लेंगे। और फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए भी निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के लिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर हो गया। अब ग्रेविटेशनल लिखेंगे तो 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 हो गया, और मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 10 टू द पावर माइनस 27, और दोनों प्रोटॉन है इसलिए ये लिख देंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर 36 का ऑर्डर आ जाएगा। और फिर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लें, इसके बीच का डिस्टेंस आर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो सिमिलर हो जाएगा क्योंकि चार्ज दोनों पर सेम होता है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल हम लोग निकालेंगे तो 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मास ऑफ प्रोटॉन। यहां पर ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और ये 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 10 टू द पावर 38 का ऑर्डर आ जाएगा। तो यहां पर कंपैरिजन और इससे कंक्लूजन यही निकला कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नेक्स्ट है कि कहां कहां कूलम्स लॉ वैलिड है। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कूलम्स लॉ
वैलिड ओनली फॉर द स्टेशनरी चार्जेस। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, चार्ज जब स्टेशनरी है तो दूसरा पार्ट क्या होगा भाई, पॉइंट चार्ज। तीसरा क्या होगा, कंपेयर वैलिडिटी कहां से कहां तक है, एटॉमिक साइज टू इंफिनिटी। इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर से इंफिनिटी तक। तो पहला पॉइंट कूलम्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। सेकेंड, न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज्यादा तो न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻15 मीटर, एटॉमिक साइज से कम तो हमने क्या कहा, एटॉमिक साइज से ऊपर, इसलिए रेंज हमारा एटॉमिक साइज से लेकर के इंफिनिटी, एटॉमिक डिस्टेंस से इंफिनिटी, जिसको आप लोग एटॉमिक साइज को 10⁻10 मीटर लिखते हैं। और ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर कूलम्स लॉ का वैलिडिटी होता है। अब इसको हम लोग कंपेयर भी कर ले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को। तो पहला क्या है कि चार्ज पार्टिकल के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव और ग्रेविटेशन फोर्स ओनली अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है। तो थर्ड पॉइंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बट द ग्रेविटेशन फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा तो दूसरा चार्ज भी उस पर 40 न्यूटन का ही लगाएगा। अब आ जाए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसके हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे। कहता है कि बहुत सारे चार्जेस इंटरैक्ट हो रहे हैं, जैसे एक चार्ज Q है, इसके नियर बाई एक चार्ज Q1, अनदर चार्ज Q2, अनदर चार्ज Q3 अप टू Qn। तो जो टोटल फोर्स हम Q पर निकालेंगे इन सब का वेक्टर सम होगा। ऑब्वियसली यदि एक चार्ज Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसको हम F1 लिख रहे हैं, फिर Q2 पर एक्सर्ट कर रहा है F2 लिख रहे हैं, फिर Q3 पर एक्सर्ट कर रहा है F3 लिख रहे हैं, Qn पर एक्सर्ट कर रहा है तो Fn लिख रहे हैं। लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करेगा, ये भी इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करेगा, ये भी इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करेगा। इसका मतलब इन सब के बीच का इंटरेक्शन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q चार्ज will be the vector sum of the forces due to individual charges। जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं सबका वेक्टर सम कर देंगे। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो आपने 2 चार्ज लिया, अब 2 चार्ज है, दोनों चार्ज पर जो फोर्सेस लग रहे हैं एक Q1 Q2 है। अब यहां पर ये इसको रिपेल कर रहा है तो F12, ये इसको रिपेल कर रहा है F21। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप, तो यहां पर नेट फोर्स का मतलब वेक्टर सम करना है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा। अब एक चार्ज पॉजिटिव है Q1 और दूसरा चार्ज नेगेटिव है Q2, अट्रैक्शन हो गया मान लो, तो यहां भी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहां भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब ऐसा हो जाए कि यहां पर एक फोर्स F1 ऐसे एक्ट कर रहा है, F2 ऐसे एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे आप, दोनों का सम कर देंगे। इसी को हम लोग वेक्टर सम और इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका मतलब यहां पर यह है कि यदि 2 चार्ज के बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रहा और थर्ड चार्ज को भी हमने प्लेस कर दिया, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है Q1 Q2 के बीच वह अनअफेक्टेड होगा। इसका मतलब
The force between two charges Q1 and Q2 remain unaffected even the presence of थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू के आने से भी उसके बीच ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब इसको हम लोग यूज करेंगे। अब यूज करने जैसे पहला इलस्ट्रेशन है कि दो चार्ज है, कैसे फोर्स को हम लिखेंगे, फोर्स को लिखने का वे क्या होगा वो पहले हम आपको सिखा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप न्यूमेरिकल बना पाओगे। क्या है, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो आप क्या लिखेंगे, F21। Q1 ने Q2 को रिपेल किया, Q2 को पुश किया, तो उधर जाओ भाई, तो F21। फिर ये Q2 वाला Q1 को भी रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन होगा, तो F12। ये लाइन ऑफ एक्शन हम आपको सिखा रहे हैं, तभी आप प्रॉब्लम बना पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में भाई क्या है, Q1 माइनस Q2। ठीक, अब यहां पर Q1 और Q2 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, आजकल आप लोग बहुत दोस्ती करते हैं, ठीक है, राह चलते भी अट्रैक्शन होता रहता है। तो यहां पर Q1 Q2 अट्रैक्शन, उसको देखा, अट्रैक्ट हो गए भाई, तो F21 इस पर फोर्स लगा दिया आपने, तो इसने भी आपको रिस्पॉन्ड किया, तो यहां पर रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या होगा, यहां पर बताए ये 2 पर लगाया, तो यहां पर ये 1 पे, और फिर उसके बाद चैटिंग शुरू, और व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह सब, तो यहां पर अट्रैक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। अब थर्ड चार्ज को बीच से प्लेस कर दिया, तब क्या होगा देखते हैं, कैसे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मेजर करेंगे। तो यहां पर Q1 Q2 है, पहले तो इन दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, F12 और ये F21। पहले इन दोनों का इंटरैक्शन शुरू में कैसा था, अब थर्ड ने यहां पे ज्वाइन कर लिया, तो नेमिंग बदल, थोड़ा सा चेंज कर दो। अब इसको कर दो, इसका F21 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, FBA, फोर्स एक्सर्टेड ऑन B ड्यू टू A। इसको क्या करोगे, A पर B लगा रहा है तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन A ड्यू टू B। अब इसका इंट्रैक्शन देख लें, तो फोर्स एक्सर्टेड, इसको नाम C दे दो, ऑन C ड्यू टू A। फिर इसके बीच के इंट्रैक्शन को देखो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन C ड्यू टू B। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो आप, ये Q1 है, Q2 है, इसका नेमिंग कर दिया ये A, ये B। इन दोनों का पहले इंट्रैक्शन देखो, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। फिर इसका इंट्रैक्शन देखो, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब यहां पर थर्ड चार्ज को लाया, तो इसके आने से क्या हुआ, इसके कलर को बदल दें, तो इसके कलर को बदल दिया भाई, ये कलर बदल दिया, तो देखो क्या हो गया, C नाम दे दो, FCA, C पर लगा A के द्वारा। फिर यहां पर इसके ऊपर लगेगा F ऑन C ड्यू टू B। तो इस तरह से इंटरैक्शन को इस फॉर्म में हमने समझाए। अब नेक्स्ट आ जाए बीच, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट। पहले दोनों क्या थे, Q1 Q2 पॉजिटिव थे, यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नेमिंग वैसे ही कर दे, A B C। चलिए अब आ जाए यहां पर इन दोनों में इंटरैक्शन, तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन 2 को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब F ऑन B ड्यू टू A। ये वाला क्या होगा, F ऑन A ड्यू टू B। अब इन दोनों के बीच इंटरैक्शन को आ जाए, इसके कलर को बदल देते हैं, तो ये दोनों का इंटरैक्शन क्या होगा, रिपल्सन। इसका मतलब C पर फोर्स लगाया A ने, तो FCA। और फिर ये अट्रैक्शन किसको अट्रैक्ट करेगा भाई, C को अट्रैक्ट करेगा, कौन, Q2 वाला। तो C को अट्रैक्ट किया Q2 वाला,
इसका मतलब F ऑन C ड्यू टू B, ये हो गए। इस तरह से हम लोग इंटरेक्शन को देखते हैं। अब प्रॉब्लम में हम लोग इसको समझेंगे। अब जैसे पहला एक ट्रायंगुलर शेप का है, अब यहां पर हमको किसी एक एंड पर फोर्स निकालना है। तो पहले लाइन ऑफ एक्शन ही सीख रहे, अभी प्रॉब्लम नहीं कर रहे, अभी पहले हम लोग डायरेक्शन को समझ रहे हैं कैसे यूज करना है। इसको नाम दे दो ABC। चलो इसको फिक्स कर दो, किसी एक पर फोर्स निकालना है। इन दोनों में इंट्रैक्शन, C को रिपेल कौन करेगा भाई? A करेगा तो FC है। इसमें इंट्रैक्शन, C को कौन रिपेल करेगा? B करेगा। अब कैसे निकाले दोनों के बीच फोर्स? ये एंगल सपोज थीटा, तो ये भी थीटा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? FC स्क्वायर इज इक्वल टू FCA स्क्वायर प्लस FCB स्क्वायर प्लस 2 FCA FCB, और इनके बीच का एंगल थीटा, तो कॉस थीटा। आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। मान लो ये नेमिंग डिफिकल्ट लग रहा हो तो हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। आप इसको कुछ भी एज्यूम कर लो, ये आप A है, इसको B है, ये C है। इसको आप 1 एज्यूम कर लो, इसको 2 एज्यूम कर लो, इसको 3 एज्यूम कर लो। इसका मतलब यदि इस पर फोर्स निकालना है तो किसके द्वारा लगा? इसके द्वारा लगा, इसलिए इसका नाम F1 कर दो। ये इसके द्वारा लगा, इसका नाम F2 कर दो। ये एंगल थीटा हो जाएगा, यदि ये आपको पता है तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब यहां पर नेट फोर्स जब निकालोगे B पर, तो FB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? F1 स्क्वायर होगा, F2 स्क्वायर होगा, 2F1 F2 और कॉस थीटा। किसी एक पर भी आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल वाला पार्ट हुआ। अब देख लें हम लोग, यहां पे जैसे सेंट्रॉइड पे फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सेंट्रॉइड पर भी वैसे ही जो मेथड आपको अभी सिखाया वही मेथड यूज होगा। तो आप वर्डिक्स का नेमिंग कर दो, ABC कर दो, सेंट्रॉइड को G मान लो। अब इन दोनों में इंट्रैक्शन यहीं पर निकालना, फोर्स जिस पर निकालना उसको फिक्स कर दो। तो A वाला इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ड्यू टू A। B वाला इसको रिपेल करेगा तो फोर्स ड्यू टू B। ये वाला रिपेल करेगा तो फोर्स ड्यू टू C। इस तरह से फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो ट्रायंगल वाला सेंट्रॉइड का भी देख लिया, अब स्क्वायर का देखते हैं। स्क्वायर की किसी एक वर्टेक्स पे हम लोग फोर्स मेजर करते हैं। तो यहां पर इसको फिक्स कर दो, इसका नेमिंग कर दो ABC और D। इसको रिपेल किया तो FA, फिर यहां पर FC, और फिर इन दोनों के बीच FD। इस तरह से हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे। और रिजल्ट निकालने का प्रोसेस प्रॉब्लम में देखते हैं। पहले सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन सिखा रहे हैं आपको। अब यहां पर इसके सेंटर पे आपको फोर्स निकालना है, तो सेंटर पर कैसे फोर्स निकालोगे? सेंटर को फिक्स कर दो, फिक्स कर दिया। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब A ने रिपेल किया तो फोर्स ड्यू टू A। फिर इसमें इसे इंट्रैक्शन आ जाएगा, C ने रिपेल किया तो FC हो गया। इसका रिपल्सन देखे D है तो FD हो गया। ये B वाला भी रिपेल करेगा तो FB हो गया। और फिर इसका वेक्टर सम करेंगे तो स्क्वायर वाला पार्ट भी हो गया। अब इसी पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन कहता है दो चार्ज है, 2.5 माइक्रोकूलम माइनस 1.6 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का सर्टेन डिस्टेंस है, और कहता है कि दोनों को अट्रैक्ट किया एक फोर्स 0.4 न्यूटन से, तो सेपरेशन हमको निकालना है। तो सेपरेशन, तो दो चार्जेस, एक का वैल्यू है 2.5 माइक्रोकूलम माइनस 1.6 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस R। इनके बीच जो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन है वो 0.4 न्यूटन है। सेपरेशन निकाला, सिंपल कूलम्स लॉ, क्या पढ़ा, 9 इंटू 10⁹9। हमने सिखा रखा है आप मैग्नीट्यूड के टर्म में ही लिखेंगे। अब यहां पर मैग्नीट्यूड कितना भाई, 0.4, ये 9 इंटू 10⁹9, Q1 2.5 माइक्रो 10⁻⁻6, दूसरा 1.6। हमने मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लेंगे आप, डिवाइडेड बाई आर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और सिंप्लीफाई करने का मेथड भी बहुत इजी है, आप आर स्क्वायर लिख देंगे इधर, ये 9 इंटू 10⁻9 हो गया, ये 2.5 इंटू 1.6, ये 10⁻⁻12 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.4। अब आप देख लीजिए इसमें जो जो क्वांटिटी यहां पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सबसे पहले डिजिट को आप सिंप्लीफाई कर लें, 2.5, 1.6, 0.4, और ये 10 का पावर यहां पर -3 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका वैल्यू 0.3 मीटर। अब यहां पर कहता है कि दो प्रोटॉन है, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो उनके वेट के इक्वल है। तो हम लोग लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजेंटली नहीं दिखाएंगे, वर्टिकली ही वेट को दिखाएंगे। इसका मतलब ये फिगर ड्रॉ करना रॉन्ग प्रोसेस, हम प्रोटॉन को ऐसे दिखाएंगे, ये दो प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन यहां है, दूसरा प्रोटॉन यहां, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स ऐसे लग रहा है। किसी एक पर वेट को कंसिडर कर लो, यहां पर कंसिडर कर लिया, ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है यहां पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्टेंस इसका r है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो 9 इंटू 10⁻9, यहां चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, यहां भी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन के बीच है। यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा इंटू जी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27, जी का वैल्यू 10 आप यूज कर लें, ये 9 इंटू 10⁻9 हो गया। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवीजन में आर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जिसका वैल्यू है 0.014 मीटर। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहां पर फोर्स एक्सर्टेड एट द सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड हमने आपको बता रखा है। अब आपसे पूछा जाए या कह दिया जाए, सपोज बोर्ड लेवल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रॉयड पे फोर्स बताओ 0 क्यों होता है, देखते हैं हम लोग। तो यहां पर ये बी सी इसको फिक्स कर दिया, इन दोनों के बीच एफ ए अभी जस्ट हमने आपको बताया है, ये एफ बी हो गए और ये एफ सी हो गए। और सेंट्रॉयड पे हम जानते हैं ये एंगल 120 डिग्री बनता है। अब गौर से देखिए, तीनों फोर्स जब एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर है, इसका नेमिंग एफ सी किया, इसका नेमिंग एफ बी है, इसका नेमिंग एफ ए है। इन दोनों के बीच 120 डिग्री है। चार्ज का पेयर सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब फोर्सेस इक्वल है। हम इक्वल फोर्स को x मान लें, सबका वैल्यू x मान लें। अब ये 0 तभी होगा जब दो फोर्सेस एंटी पैरेलल और न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। तो एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, दूसरा का लाइन ऑफ एक्शन ये होना चाहिए, तभी तो कैंसिल करेगा। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, इसका नाम दे दे एफ बी सी, और एफ बी सी का वैल्यू भी x के बराबर होगा, तभी ये सेंट्रॉयड पे नेट फोर्स 0 होगा। अब एफ बी सी हम निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच तो हम x लिख रहे हैं फोर्स,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो ये 2x स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया कॉस 120 माइनस 1/2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एफ बी सी का वैल्यू एक्स आ गया। अब एफ बी सी एक्स आ गए जो कि एफ ए के इक्वल है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो नेट फोर्स कहां निकाल रहे हैं? सेंट्रोइड पे निकाल रहे हैं, तो सेंट्रोइड पे है तो आप एफ बी सी माइनस एफ ए कर देंगे, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो फाइनली नेट फोर्स 0 आ गया। तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड एट द सेंट्रोइड 0। नेक्स्ट आ जाए, अब यहां पर वैसे ही टोटल फोर्स एक्सर्टेड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है, इसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, इसको फिक्स कर दो भाई। जहां पर फोर्स निकालना है इसको ओ मान लो, तो यहां पर एफ डी होगा, डी के कारण रिपल्सन, ए से आ जाओ रिपल्सन, सी से आ जाओ रिपल्सन, बी से आ जाओ रिपल्सन। अब प्रूफ करना हो 0, तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर ले, एफ ए, चलो एफ बी, आ जाओ एफ सी और एफ डी। ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये कितना एंगल? 90 डिग्री। अब इन दोनों का ये रिजल्टेंट यदि इधर हो और इसका रिजल्टेंट इधर, दोनों एंटी पैरेलल हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स 0। तो इस कंडीशन में चार्ज का पेयर सेम है, हाफ ऑफ द डायगोनल सेम है, इसलिए सबका वैल्यू एक्स है। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो सबसे पहले इन दोनों का जो रिजल्टेंट, इसको एफ ए बी कर दिया, इसका रिजल्टेंट एफ सी डी कर दिया। अब दोनों इक्वल होना चाहिए। देखते हैं भाई, एफ ए बी, बताओ क्या आ गया? एफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस 90 0, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, तो एफ ए बी इज इक्वल टू √2x हो गया। तो एफ ए बी का वैल्यू √2x हो गया। फिर देखते हैं एफ सी डी का वैल्यू कितना आता है? एफ सी डी स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 90, 2x स्क्वायर हो गया, तो एफ सी डी का भी वैल्यू √2x हो गया, तो ये भी √2x हो गए। तो नेट फोर्स एट द सेंटर O इज इक्वल टू एफ ए बी माइनस एफ सी डी, ये √2x, ये √2x, फाइनली 0। तो नेट फोर्स 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज 0, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q। यही है। अब देखते हैं यहां पर नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 है, यह है कैपिटल Q। इन दोनों में इंटरेक्शन, नेमिंग कर दो, ए बी सी डी सीक्वेंस में, तो यहां पर एफ सी हो गया। इन दोनों में इंटरेक्शन एफ ए हो गया। इन दोनों में इंटरेक्शन, इसका नाम एफ डी हो गया। तो पहले हम ये तीन जो फोर्स है, इस तीनों फोर्स में पहले हम एफ ए और एफ सी का सम निकालेंगे जो इसके अलोंग होना चाहिए, और एफ डी तो पहले से एक्ट कर रहा है। ये दोनों का सम कहता क्वेश्चन में ये कैपिटल Q है, फोर्स 0, तो पहले हम लोग एफ ए सी निकाल लें। तो एफ ए सी स्क्वायर, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, क्यों? चार्ज का पेयर सेम, देख लो, और स्क्वायर इस साइड से इक्वल है, इसलिए हम एक्स मान लें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया,
प्लस 2x² cos 90 0। तो ये 2x² हो गए, इसका मतलब FAC इज इक्वल टू √2x। √2x का मतलब √2, इधर FA और FC, तो हम FA ही नाम ले लें। अब यहां पर रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है FAC और FD का सम 0 है, तो FAC हमने निकाला √2FA और ये FD है, इसका सम 0, लेफ्ट साइड में 0 कैरी किया। अब ये √2 के ए किसके किसके बीच इंटरेक्शन है, तो यहां पर A और B के बीच, तो स्मॉल q कैपिटल Q, तो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, डिस्टेंस A हो गया, तो ये आ गया √2FA। अब आ जाए FD किसके किसके बीच इंटरेक्शन है, कैपिटल Q के बीच, तो K Q Q और डायगोनल हो जाएगा √2A, डिस्टेंस वही लेंगे। अब ये 0 है तो इसको लेफ्ट साइड में ले आए, तो -√2 K Q Q डिवाइडेड बाई A² इज इक्वल टू K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 2A² हो गया। A² कैंसिल, AQ कैंसिल, कैपिटल Q कैंसिल, सॉरी K और Q भी कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू -√2√2 Q, यही प्रूफ करना था हमें। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यह भी हो सकता है कि यदि आपको कह दे कि फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0, तो इसका आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू -2√2 कैपिटल Q, जस्ट रिवर्स। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट, यहां पर इस तरह से दो पेंडुलम सस्पेंडेड है, तो इसका वैल्यू हमें यह फाइंड करना है। अब दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज है, अब आइडेंटिकल चार्ज है तो हमें प्रूफ करना है ये वैल्यू, तो इसको हमने फिगर में रिट्रेस किया है, इस तरह से रिपेल करेंगे। अब दोनों पर फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे एक्ट करेगा, लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा, एंगल थीटा है, ये L है, तो यहां पर ये वैल्यू हम लोगों को गिवन है Q M L और थीटा, और इसी से हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दोनों पर आइडेंटिकल चार्जेस, ये हाइपोटेन्यूज L है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस हमारा ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, इसलिए ये वैल्यू L साइन थीटा। इसका मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L साइन थीटा। अब ये दोनों चार्ज आइडेंटिकल है, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो एक पुलिंग फोर्स टेंशन एक्सर्ट होगा, तो टेंशन के कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में निकाल लेंगे। ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये थीटा, ये दो पैरेलल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल थीटा इक्वल हो जाएंगे, तो t के कंपोनेंट एक t cos थीटा और इधर बन जाएगा t sin थीटा। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में होगा तो F को बैलेंस करेगा t sin थीटा, mg को बैलेंस करेगा t cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो तो F बाई mg इज इक्वल टू tan थीटा। अब इससे हमें रिजल्ट मिल गया F इज इक्वल टू mg tan थीटा। अब फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q1 Q2 तो QQ, दोनों पर चार्जेस आइडेंटिकल है। अब डिस्टेंस क्या काम करेगा, आर की जगह पर 2L साइन थीटा, तो यहां पर ये 2L साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा। नोमरेटर में Q² बन गए, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर लिखा गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4L² हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
इंटू एम जी tan थीटा। यही रिजल्ट हमें शो करना था। तो ये भी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहता है दो चार्जेस से 4q और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और इनके बीच में एक थर्ड चार्ज को हमने प्लेस किया और कहता सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पे आपको फाइंड करना है जो चार्ज आपने q प्लेस किया उसका मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन। तो पहला ये सेगमेंट है q और ये 4q, इसको नेमिंग कर दे ए बी, और थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू सी नेमिंग कर दिया। क्या डिस्टेंस दे रखा वो बाद है, पहले देखते हैं इसके बीच इंटरेक्शन। तो एफ बी ए हो गया, फिर इनके बीच इंटरेक्शन एफ ए बी हो गया। यहां पर हमें सबसे पहले डिस्टेंस जो दे रखा वो यूज कर लें डी, और ये जहां पे प्लेस किया इसको x मान लें, तो ये d माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो एफ सी ए हो गया, ये इसको रिपेल कर रहा है तो एफ सी बी हो गया। तो यहां पर सबसे पहला नेट फोर्स या फोर्स एफ सी ए एफ सी बी को बैलेंस करेगा, जिससे हमें पोजीशन पता चलेगा। तो यहां पर के चार्ज ऑन सी कैपिटल क्यू, ए पर चार्ज स्मॉल क्यू, तो यहां स्मॉल क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x हो गया, इज इक्वल टू के। अब सी बी, सी पर कैपिटल क्यू, बी पर 4q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d माइनस एक्स हो गया। के और के कैंसिल हो गए, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू से कैंसिल हो गया। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इजी हो जाएगा। तो यहां पर ये 4x² हो गए, ये d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो 2x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स, तो फाइनली x का वैल्यू आ जाएगा 3x इज इक्वल टू डी, तो x इज इक्वल टू डी बाई 3, ये हमें मिल गया। अब इसका इस कैपिटल Q का हमें मैग्नीट्यूड और साइन चाहिए। तो अब आप देखें यहां पर डायरेक्शन देखिए, इसको हम कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं। एफ सी ए का डायरेक्शन और एफ ए बी अपोजिट है, तो या तो आप ये पेयर ले सकते हैं एफ सी ए प्लस एफ ए बी का सम 0, और दूसरा कंडीशन जब भी आपको फाइंड करना हो मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन, उसी के लिए बता रहे हैं। पहला तो हम लोगों ने पोजीशन बता दिया, तो यहां पर मैग्नीट्यूड और साइन फाइंड करना है, तो सेकेंड ये कंडीशन देख लेंगे एफ सी ए और एफ ए बी। दूसरा कंडीशन आप देख लीजिए, दूसरे का भी कलर हम बदल दे रहे हैं, दूसरे का कलर दे रहे हैं यहां पर एफ सी बी और एफ बी ए, इसका सम 0, तो एफ सी बी प्लस एफ बी ए, इनका सम 0। दोनों में से कोई भी कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। तो मान लिया हम पहला ही कंडीशन यूज कर लें, तो एफ सी ए प्लस एफ ए बी का सम 0। अब के सी पर चार्ज कैपिटल क्यू है, ए पर चार्ज स्मॉल क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, प्लस आ जाए ए बी, ए और बी, ए पर चार्ज स्मॉल क्यू, बी पर चार्ज 4q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, इज इक्वल टू 0। यहां k हो जाएगा, तो ये k क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस k q इंटू 4q बाई डी स्क्वायर हो जाएंगे।
के और के कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब x का वैल्यू आपने d/3 फाइंड कर रखा है, तो यहां पर ये d² हो गया, 3 का ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहां पर ये माइनस है, ये 4q और ये d² हो गया, d² कैंसिल हो गए, तो इससे कैपिटल Q का वैल्यू आ गया -4q/3, यही 4q/9, सॉरी 4q/9, तो ये 4q/9 ये रिजल्ट आ गया। तो मैग्नीट्यूड, साइन, पोजीशन तीनों हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है एक पार्टिकल का चार्ज q है -q और मास m है और एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, और उस सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पे एक फिक्स चार्ज कैपिटल Q है। तो इन रेडियस और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन आएगा, यहां पर आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो यहां पर एक फिगर ट्रेस कर रहे हैं, ये +q चार्ज है, इसके सराउंडिंग -q चार्ज है। इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रिक, ये इसके सेंटीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। इन दोनों के बीच मैग्नीट्यूड लेना है प्रोडक्ट में और डिस्टेंस r ले लेंगे। सेंटीपिटल फोर्स हम लोग लिखते हैं mv²/r। यहां r का एक पावर कट गया, तो ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। मास हो गया, v को लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस ट्रैवल 2πr और टाइम पीरियड t हो गया। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पर 2πr, रेडियस हम लोग r ले रहे हैं, और बाई टाइम पीरियड t हो गया, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पर हमको रेडियस निकालना है, तो इसको हम लोग m इंटू 4π² r³ लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो सबसे पहले तो r³ कैसे निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो q इंटू t² हो गया। और डिवीजन में ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हो जाएगा, तो यहां पर ये 4 इंटू 4 16, π² इंटू π³ हो गया, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट हो गया, और मास हो गए m। अब आप देख लीजिए t का पावर 2 होना चाहिए, यहां पर ये एरर है, ये t² के फॉर्म में आएगा, तो यहां पर r³, ये d ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसलिए d करेक्ट होगा, b नॉट। तो यहां पर r³ का वैल्यू ये, ऐसे टाइम पीरियड पूछा, सॉरी, तो टाइम पीरियड, अच्छा रेडियस और टाइम पीरियड है, तो इसी के फॉर्म में आ रहा है, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। ये आगे पीछे हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ और फिर उसके एप्लीकेशन, उसके प्रॉब्लम को हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से डील किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इसका हम एक क्वेश्चन पीडीएफ भी डालेंगे। यदि डाउट होगा तो आप उसके रिमार्क्स हमें भेजेंगे, तो उसके प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डील करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।